हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों। संगम दक्ष एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल जो अब अभी आप देख रहे हैं, द्रोणाज एजुकेशन एकेडमी के नाम से जो है हम शुरू कर रहे हैं। और एक बार फिर से यथावत उत्तराखंड जिला सीरीज की क्लासेज आपके लिए शुरू की जाएगी। आपके लिए जीएस का सीरीज हम शुरू करेंगे। आपके लिए मनोज भट्ट सर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें, और गंभीर चौहान सर अभी आए हैं जो स्टेट्स और हिंदी की क्लासें आपके लिए विधिवत रूप से आज से शुरू करने जा रहे हैं। आपको दोस्तों द्रोणाज एजुकेशन एकेडमी पे अब से सारी क्लासें नियमित प्रत्येक दिन आपको ये क्लासें लाइव भी ऑफलाइन भी दोनों ही माध्यम से हम आपको देंगे। फिलहाल हमने आपके लिए एक अनाउंसमेंट करनी है कि इससे पहले संगम दक्ष एकेडमी जो विकास नगर में चल रहा था, साथ में ही विकास नगर का सबसे पुराना संस्थान जो कभी इंडोज के नाम से चलता था, उसके बाद विनायक एकेडमी के नाम से श्री गंभीर चौहान जी चलाते हैं। वो जो आपका विनायक एकेडमी है और संगम दक्ष एकेडमी, इनका कंबाइंड जो नाम हुआ है ये द्रोणाज एजुकेशन एकेडमी के नाम से शुरू हुआ है। विकास नगर में क्लास है जिसमें आप देख रहे हैं गंभीर सर, मनोज भट्ट सर और अजीत सर, तीनों ही लोगों ने जो है कंबाइंड होकर इन क्लासेज को निर्मल प्लाजा एनफील्ड स्कूल के सामने शुरू किया है। जितने भी विद्यार्थी जो आपके जो है विनायक एकेडमी से संबंधित रहे हैं और अभी जो क्वेरी विनायक एकेडमी की जो पुरानी बिल्डिंग है वहां पर जा रही, वो कृपया करके द्रोणाज एकेडमी पे जो है संपर्क करें। और द्रोणाज एकेडमी में आपके ये कांटेक्ट नंबर आपके दिए हुए हैं, जिनमें से जीएस चौहान सर का नंबर जो विनायक से द्रोणाज या संगम दक्ष एकेडमी में ऐड हुए हैं, उनका जो नंबर है वो 8171140271 है। कृपया सभी बच्चे जो भी जुड़ना चाहते हैं विनायक एकेडमी से या संगम दक्ष एकेडमी से, जो अभी जो है मर्ज होकर द्रोणाज एजुकेशन एकेडमी के नाम से जिसका जो है नया नाम रहा है, तो कृपया करके आप संपर्क करें। चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है संगम दक्ष एकेडमी के नाम से क्लासेस शुरू किया था, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था, और इसी को हम आज से फिर से एक बार पुनः द्रोणाज एजुकेशन एकेडमी के नाम से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपको जो है उत्तराखंड जिला सीरीज की क्लासेज, उत्तराखंड इतिहास की क्लासेज, उत्तराखंड का जो आधुनिक भारत का इतिहास है जब जो है अंग्रेजों से हम शुरू करेंगे, 3 अलग अलग उत्तराखंड की जो क्लासेज मिलेगी, साथ में हिंदी की क्लासेज, साथ में आपका स्टैटिक जीके की हम जल्दी ही क्लासें आपके बीच जीएस चौहान सर लेकर आ जाएंगे। और इसी में जो है मनोज भट्ट सर आपके लिए मैथ्स की, साइंस की नियमित क्लासें फिर से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में मैं एएस तोमर आपके लिए उत्तराखंड के जो जिला सीरीज है, इन सीरीज को शुरू करते हैं एक बार पुनः, और शुरू करते हैं दोस्तों उत्तराखंड का पहला जिला देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के जनपदों का जो विवरण है, डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्ट्री है कि आखिर किस प्रकार से ये जिले जो है अस्तित्व में आए हैं, किस तरह से इन डिस्ट्रिक्टों की स्थापना हुई है ना। और फिर आगे पढ़ेंगे इनके इतिहास के बारे में, एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ेंगे, अलग अलग तरह से डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, ये जो उत्तराखंड है हमारा, ये किस तरह से अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो पहला जो आपका सीरीज आता है, इसमें आप पढ़ते हैं कि सर 27 अप्रैल 1815 का दिन था। कब का? 27 अप्रैल 1815। और इस दिन क्या हुआ था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका उत्तराखंड पर आधिपत्य हुआ था, यानी कि फाइनली उत्तराखंड से गोरखाओं की सत्ता जो है समाप्त होता है और उत्तराखंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार शुरू हो जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि इसके बाद फाइनली संगोली का जो संधि हुआ वो 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 1815 के बीच हुआ। संगोली आप जानते हैं कि बिहार के चंपारण जिले के अंतर्गत संगोली के अंतर्गत ही धनई गांव है, जहां पर अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगोली की संधि हुआ। और भारत के जितने भी पार्ट गोरखाओं के पास विजित थे या जहां पर गोरखा शासन कर रहा था, वो सारा के सारा जो है अंग्रेजों को दे दिया गया। फिर आपने देखा था कि अंततः जो नेपाल का थापा दल था वो इस संधि को एक्सेप्ट नहीं करता है। और फिर आपने देखा कि 3 या 4 मार्च 1816 को अंततः नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस संधि पर फाइनली जो है गोरखाओं ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। तो जब उत्तराखंड से गोरखाओं की सत्ता समाप्त हुई और अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, जिसमें 24 कमिश्नरों को हम पढ़ते हैं, जिसमें 23 ब्रिटिश कमिश्नर है, केएल मेहता साहब आपके जो है इंडियन कमिश्नर, उसमें हम पढ़ेंगे पूरा के पूरा इतिहास अंग्रेजों के समय में। तो उसी समय हुआ क्या कि 1817 में उत्तराखंड का पहला जिला जो देहरादून जिले के रूप में अस्तित्व आया, और वहीं से हम उत्तराखंड के जिलों के इतिहास को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये हमारे जो 13 डिस्ट्रिक्ट रहे हैं ये किस किस प्रकार से जो है स्थापित हुए, कब किसकी
स्थापना हुआ। तो सबसे पहले मित्रों हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद यानी कि अंग्रेजों के समय में ये जो जिला गठन प्रारंभ हो ये किस किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहला गठन आप देखेंगे सभी लोग कि 1817 में हमने स्थापना किया किसका, देहरादून जनपद का। किसका स्थापना किया मित्रों, देहरादून जनपद का। और जब 1817 में देहरादून जनपद बनेगा इस पर आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ये अटैच जिला था, कब कुमाऊं कमिश्नरी में गया, कब ये जो है मेरठ मंडल में गया और कब ये गढ़वाल का एक स्वतंत्र जिला बना। यहां से आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो सेकंड बात करते हैं 1840 में हमने स्थापना किया किस जिले का, पौड़ी गढ़वाल जिले का। तो 1840 में हमने बनाया किस डिस्ट्रिक्ट को, पौड़ी गढ़वाल जिले का गठन किया मित्रों कब, 1840 में। इसके बाद समय आगे बढ़ा तो हमने देखा कि ये जो हमारा पूरा के पूरा कुमाऊं जनपद हुआ करता था, इसी कुमाऊं जनपद को हमने 1891 में अल्मोड़ा का गठन कर दिया और 1891 में ही मित्रों हमने क्या बना दिया, नैनीताल बना दिया। इस प्रकार से अल्मोड़ा का गठन कब हुआ सर, तो 1891 में, और नैनीताल का भी गठन कब हुआ, तो 1891 में। यहां से समय थोड़ा आगे बढ़ा और हमने देखा कि ये जो टिहरी, आपका टिहरी जो देश आता है, टिहरी जो राज्य आता है, ये टिहरी गढ़वाल राज्य, इसका गठन हमने कर दिया कब, 1 अगस्त 1949 को। कब बना ये जिले के रूप में, तो 1 अगस्त 1949 को इसे उत्तर प्रदेश का एक जो है जनपद बना दिया गया प्रजामंडल की सिफारिश पर। इस जिले के इतिहास में जानेंगे कि क्या क्या घटनाएं यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मित्रों की उत्तरकाशी जो है इसका गठन हमने किया कब, 24 फरवरी 1960 को। कब बना था, तो 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी का भी गठन हुआ। 24 फरवरी 1960 को ही आपका चमोली का भी गठन हुआ और 24 फरवरी 1960 को ही आपका पिथौरागढ़ का भी गठन हुआ। तो उत्तराखंड के 3 जनपद ऐसे हैं जिनका गठन 24 फरवरी 1960 को होता है। कब होता है, 24 फरवरी 1960 को। यहां से हम आगे बढ़े तो मित्रों आपने देखा कि ये जो हमारा हरिद्वार जनपद है, इस हरिद्वार की स्थापना करी हमने 28 दिसंबर 1988 को। कब बनाया था मित्रों, तो 28 दिसंबर 1988 को। और जब ये बनता है हरिद्वार जिला तो मेरठ मंडल का एक पार्ट होता है। इसके बाद अब 9 साल बाद आगे चलेंगे तो 1997 में इसको देहरादून हरिद्वार जनपद में सहारनपुर मंडल में मर्ज किया जाता है। और जब 9 नवंबर 2000 को आप उत्तराखंड के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं भारत में, तो इसे सहारनपुर मंडल से अलग करके गढ़वाल का एक जनपद बनाया गया था। यहां से आगे बढ़े तो अब हमारे पास जो जनपद बचते हैं मित्रों, उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर तराई भाबर के अंतर्गत एक जनपद स्थापित किया गया। कब, 30 सितंबर 1995 को। और यहां से आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे 15 सितंबर 1997 को हमने गठन किया मित्रों किस जनपद का, तो चंपावत का। इसके बाद बागेश्वर की बात करेंगे तो लगभग 16 सितंबर 1997 को इसका गठन हुआ। और इसके बाद आप रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो लगभग 18 सितंबर 1997 को हमने किसका गठन कर दिया, तो आपका रुद्रप्रयाग का भी गठन कर दिया। और इस प्रकार से उत्तराखंड की इन जनपदों की जो स्थापना है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मित्रों बड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहले देहरादून 1817 में, इसके बाद पौड़ी गढ़वाल 1840 में, इसके बाद कुमाऊं जनपद के 2 पार्ट करेंगे आप, नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा समाप्त करेंगे 1891 में, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले बनाएंगे। देन आप आगे चलेंगे तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो रियासत है इसको उत्तर प्रदेश का एक जनपद घोषित करेंगे प्रजामंडल की सलाह पर। फिर आप आगे चलेंगे तो 24 फरवरी 1960 को ही आप बनाएंगे उत्तरकाशी को, 24 फरवरी 1960 को आप बनाएंगे चमोली को और 24 फरवरी 1960 को आप बनाएंगे किस जिले को, पिथौरागढ़ को। इसके बाद समय आगे बढ़ा तो आपने स्थापना किया मित्रों किसका, हरिद्वार जिले का। और इसका गठन किया 28 दिसंबर 1988 को। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत इसको रखा जाता है ना, सॉरी मेरठ मंडल का पार्ट है। 1997 में सहारनपुर मंडल में आता है। और जब आप गढ़वाल का एक जिला हरिद्वार को बनाते हैं तो फिर सहारनपुर मंडल से अलग करके इसको गढ़वाल का जिला बनाते हैं। इसके बाद उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग जनपदों की स्थापना होती है ना। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमने जाना मित्रों कि जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हुई उत्तराखंड में, गोरखाओं की सत्ता समाप्त हुई और उन्होंने उत्तराखंड के अनेक प्रांतों की, अनेक जनपदों की, अनेक क्षेत्रों का स्थापना किया। चलिए तो इससे आगे चलते हैं मित्रों। स्थापना के क्रम में आप जानते हैं कि जो पहला जनपद गठन हुआ 1817 ईस्वी में जो बना वो था हमारा कौन सा जिला, देहरादून जिला। और हम जिला सीरीज का पहला जो पार्ट शुरू करेंगे वो करेंगे किस जिले के अंतर्गत, तो देहरादून जिले की बात करेंगे। किस जिले की बात करेंगे, देहरादून जनपद की बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा 2 बातें समझ लेते हैं
हैं जिला सीरीज के अध्ययन से पहले सुन लीजिएगा कि किस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू करना है। मान लीजिए हमने पहला जनपद शुरू करना है मित्रों, और ये पहला जनपद हमारा क्या होगा, देहरादून जनपद। कौन सा जनपद है, देहरादून जनपद। जब भी हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज को पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेकर चलेंगे मित्रों, कोई फैक्चुअल नहीं, कोई वन लाइनर नहीं, समझेंगे कि किसी डिस्ट्रिक्ट को यदि आपने एनालिसिस करना है, पूरी तरह से उस पर कमांड बनानी है, तो किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो पहला जो पॉइंट होगा किसी भी जनपद को पढ़ने का, वो होगा मित्रों उस जनपद की स्थापना। सबसे पहले हम स्थापना करेंगे और स्थापना को समझेंगे कि कोई भी जिला जो है किस प्रकार से या कब गठित हुआ। सेकंड हम बात करेंगे इसके बाद। दूसरा मित्रों हम जानेंगे कि जब वो जिला बन जाएगा तो उसका स्थिति और विस्तार क्या रहेगा, यानी कि विश्व के ग्लोब में उसका अक्षांश क्या है, उसका देशांतर क्या है, उसके चारों ओर के जिले कौन कौन से हैं, वो किससे बाउंड्री बना रहा है, किससे बाउंड्री नहीं बना रहा है, कौन कौन सी सीमा रेखाएं उसकी बनती है। इसको करने के बाद मित्रों हम पढ़ते हैं उस जिले का बेसिक इंट्रो, जिसको हम कहते हैं उस जिले का सामान्य परिचय। बड़ी ही साधारण चीज है। यदि हम बेटा सेंसस के बारे में बात करेंगे तो जनगणना के जो आंकड़े बनते हैं, उस जिले का जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल क्या है, लिंगानुपात क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, दशकीय वृद्धि दर क्या है, वहां का जनसंख्या घनत्व क्या है, वहां पर विधानसभा के कितने सीट हैं, वहां पर ब्लॉक कितने हैं, वहां पर जो है तहसीलें कितनी हैं, और इन सभी परिचय को हम सामान्य परिचय कहते हैं। यहां से आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पर उस जिले के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, जिसके लिए कहते हैं उस जनपद का इतिहास। हम जानेंगे, ब्रीफली जानेंगे कि आखिर जो जिला जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं उसका इतिहास क्या रहा है और किस तरह से ये जनपद अस्तित्व में आया, प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक समय तक इसके बारे में जानेंगे। जब हम इतिहास पढ़ लेते हैं तो हम पढ़ते हैं इस जनपद में 5वें नंबर पर बहने वाली प्रमुख रिवर सिस्टम यहाँ का जानते हैं, और इसी के साथ यहाँ की नदियां, झीलें तथा इनके ऊपर बनी नदी घाटी परियोजनाएं, इन सभी पर हम बात करते हैं 5वें नंबर पर, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 6ठे नंबर पर मित्रों हम जानते हैं कि इस जिले में कौन कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन सभी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम अगली जो चर्चा कर रहे थे इस जिले का जो 7वां पॉइंट होता है वो इस जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से फेमस स्थल है उत्तराखंड के इन जनपदों में, जहां से सीधे ही प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद अंततः हम जानते हैं इस जनपद के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के विषय में। किसके विषय में मित्रों, तो व्यक्तित्व के विषय में। और फिर 9वें नंबर पर हम पढ़ते हैं इस जनपद का मिसलिनियस जो भी होता है, जो करंट की चीजें इस जनपद में हुई है, जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वो 9th में हम कवर करते हैं। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने का ये सबसे आसान तरीका है कि हम पहले स्थापना को जानेंगे, फिर हम स्थिति विस्तार को जानेंगे, फिर हम वहां का बेसिक इंट्रो जानेंगे, फिर उसका इतिहास जानेंगे, फिर उस जनपद में बहने वाली नदियां, झीलें और नदी घाटी परियोजनाएं जानेंगे, फिर वहां के नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या आपका जो है वेटलैंड कोई रिजर्व हो या कोई रामसर साइट हो, ये सारे के सारे पर बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वहां के पर्यटक स्थल, देन हम पढ़ेंगे वहां की पर्सनालिटी, और अंत में हम बात करेंगे उस जिले के मिसलिनियस क्वेश्चन के अंतर्गत, जिसमें वहां मंदिर, धाम जो भी आपका होगा, इन्हीं पर सभी पर हम चर्चा करेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं आज देहरादून जनपद के ऊपर कि कौन कौन सी जो है देहरादून जनपद के बारे में बात करते हैं। पहली हम बात करते हैं, आज शुरू करेंगे हम किस जनपद को, देहरादून जनपद को। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है मित्रों वो हमारे पास है जनपद देहरादून, है ना। देहरादून जनपद के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देहरादून जनपद के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले मित्रों आप जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना के बारे में जानते हैं। पहला ही पॉइंट मैंने आपको बोला कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई, तो 1817 में देहरादून जनपद का जो है स्थापना होता है ना। यदि हम इसमें बात करेंगे मित्रों तो देहरादून जनपद का जो स्थापना हुआ 1817 में, ये आपका सहारनपुर मंडल और ये आपका देहरादून वाला पार्ट था। देहरादून जनपद जो स्थापित हुआ था ये पहले एक संयुक्त जिला था जिसको आप अटैच डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और ये सहारनपुर मंडल का एक भाग हुआ करता था, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो जिले का मुख्य अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये कहाँ बैठता था, सहारनपुर में, और सहारनपुर से बैठकर ही ये किस जिले को चला रहा था, देहरादून जिले को। और जब कोई जिला इस तरह से कार्य करता है तो उसको संयुक्त जिला या अटैच डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और पहला ही फैक्ट है कि 1817 से लेकर मित्रों ये जो देहरादून जिला है ये 1871 ईस्वी तक एक संयुक्त जिले के रूप में रहा। और सीधा सा प्रश्न यदि पेपर में आपको बनता है कि स्वतंत्र रूप से देहरादून जिले का गठन कब हुआ, तो आप सभी पढ़ेंगे कि सर 1871 ईस्वी में ये गढ़वाल का स्वतंत्र जिला बना, गढ़वाल नहीं आप बोल सकते हैं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जब आप कुमाऊं के दूसरे
कमिश्नर बनकर आए कौन? कर्नल ट्रेल, जो 22 जुलाई, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि 22 जुलाई 1815 ईस्वी को ये सहायक बने थे, गढ़वाल के उप कमिश्नर बने थे, जब एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो इन ट्रेल के द्वारा इस जनपद की स्थापना मित्रों 1817 में की गई थी और 1817 से 1826 तक ये जो जिला है आपका, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रहा, जिसे आप संयुक्त प्रांत कहते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। जब 1937 में भारत के पहले प्रांतों के चुनाव हुए तो वहां संयुक्त प्रांत आपका उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रांत आपका मध्य प्रदेश के लिए, तो उसी संयुक्त प्रांत में एडवर्ड गार्डनर ने इसको, कर्नल ट्रेल ने रखा 1817 से लेकर 1826। 1826 में कर्नल ट्रेल ने इसको संयुक्त प्रांत से हटाया और फिर इसको शामिल कर दिया किसमें? कुमाऊं कमिश्नरी में, अर्थात देहरादून जिले को किसमें शामिल कर दिया? कुमाऊं कमिश्नरी का एक भाग बना दिया, तथा हरिद्वार के चंडी घाट वाला जो क्षेत्र है वो भी कुमाऊं कमिश्नरी में रख दिया। किसने? कर्नल ट्रेल ने। इसके बाद अगला समय आता है, 3 साल तक ये इसे कुमाऊं कमिश्नरी में रखेंगे और अगला जो समय आता है वो आता है 9 मई 1829 को, और इस समय ये जो है मेरठ मंडल में शामिल कर दिया जाता है। किसको? देहरादून को किसका भाग बनाया जाता है? तो मेरठ मंडल का, है ना। और फिर आप जानते हैं कि लगभग 1829 से लेकर और 4 जून 1975 तक, 4 जून 1975 तक ये मेरठ मंडल में रहा और फिर 4 जून 1975 को इसे गढ़वाल का एक स्वतंत्र जनपद बना दिया गया था। तो इस प्रकार से देहरादून के स्थापना को हम समझते हैं कि किस किस तरह से जो है देहरादून का स्थापना हुआ। तो सबसे पहले 1817 में संयुक्त जिला बना, 1871 में सहारनपुर से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना, 1817 से 26 संयुक्त प्रांत का भाग रहा उत्तर प्रदेश का, 1826 से 29 आपका कुमाऊं कमिश्नरी का पार्ट रहा और 1829 से लेकर आपका 4 जून 1975 तक मेरठ मंडल में रहा और 4 जून 1975 को ये गढ़वाल मंडल का एक स्वतंत्र जनपद बना दिया गया। तो सबसे पहले हमने बात कर लिया मित्रों इस जनपद के स्थापना के विषय में, और पहला जिला है जो गठन के रूप में जो है जाना जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं मित्रों देहरादून के अंतर्गत तिवनी आपका, चक्राता, अलग अलग पार्ट इसके दिखाए गए, विकास नगर आपका, ऋषिकेश, देहरादून, ये सब इसके पार्ट बनते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से अगली बात करते हैं। स्थापना देखो देहरादून जनपद का आपको जो है यहाँ भी लिखा गया है कि किस किस तरह से देहरादून जनपद का स्थापना हुआ। तो 1817 में संयुक्त प्रांत सहारनपुर में, 1817 से 26 तक उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत में रहा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद 1826 से लेकर कुमाऊं कमिश्नरी का पार्ट बना दिया गया है ना। इसके बाद 1829 तक, 1871 में ये अपने आप में सहारनपुर जनपद से सेपरेट हुआ था, अर्थात दोनों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग अलग बैठते थे, तो स्वतंत्र जिला बना था। इसके बाद 1829 से 4 जून 1975 ईस्वी तक ये मेरठ मंडल में रहा और मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल रहा मित्रों। और फिर आपने जाना कि 4 या 5 जून 1975 को ये गढ़वाल मंडल का एक स्वतंत्र जिला बनाया गया देहरादून जनपद को, है ना। तो जैसा भी प्रश्न आपके लिए यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी पूछता है, आपको मित्रों यहाँ से तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों देहरादून जनपद के उपनाम के ऊपर। क्या जानते हैं? तो देहरादून जनपद के उपनाम को जानते हैं ना। थोड़ा उपनाम से पहले समझ लेना मित्रों कि सेकंड जो हम पार्ट पढ़ेंगे इसमें हम बात करेंगे देहरादून जनपद की स्थिति और विस्तार की। किसकी बात करेंगे? देहरादून जनपद के स्थिति और विस्तार। मैंने आपको सेकंड टॉपिक बोला था कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्थिति विस्तार है। तो इस तरह का मित्रों यदि आप देखेंगे मैप, तो देहरादून जनपद इस तरह का एक मैप बनता है देहरादून जिले का, है ना। यदि हम जाने तो हम बात करते हैं कि ये जो विश्व के ग्लोब है मित्रों, इसमें अक्षांश और देशांतर 2 लाइन होता है ना। अक्षांश वो लाइन जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम को खींची जाती है और इस तरह से जो है 90 डिग्री अक्षांश नॉर्थ साइड में है और 90 डिग्री अक्षांश आपका साउथ साइड में आता है, उत्तर दक्षिण में आ जाता है ना। और ये टोटल मिलकर टोटल जो अक्षांशों की संख्या है वो कितना होता है? 180 प्लस एक जो है 0 डिग्री को हम जोड़ते हैं जो सबसे बड़ा अक्षांश है पृथ्वी के बीचों बीच, तो ये टोटल हो जाता है 181। और यदि इसमें से 90 डिग्री और 90 डिग्री को माइनस किया तो वास्तविक संख्या ग्लोब के ऊपर अक्षांशों की मित्रों आ जाती है 179। इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। और पृथ्वी के किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए सबसे बेहतर इन लाइनों
का आप प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि इसी ग्लोब पर जो मार्टिन बेहम के द्वारा तैयार किया गया था, उत्तर से दक्षिण को 2 लाइंस मिलाए जाते हैं इस तरह से, और इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? देशांतर। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं आपका कितनी है? तो वास्तविक 179 है, मैंने नीचे आपको बता दिया है। और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो ये कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं है ना, जिसमें कुछ पूर्वी देशांतर आता है 0 डिग्री के पूरब में, और कुछ पश्चिमी देशांतर आता है। तो इन अक्षांश और देशांतरों के बीच पृथ्वी के किसी भी स्थान के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी को सामान्य शब्दों में स्थिति और विस्तार कहा जाता है ना। तो हम देहरादून का स्थिति विस्तार यदि देखें मित्रों, तो देहरादून का अक्षांशीय विस्तार यहां से लेकर इस जगह तक है, और ये शुरू होता है 29 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, है ना, ये आपका चलता है मित्रों, यदि बात करेंगे आप तो ये चलता है 30 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहां चलता है? तो 30 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश, यदि हम इसके हिसाब से बात करेंगे। अब बात करेंगे देशांतर के हिसाब से इस जिले की स्थिति का, तो हम जानेंगे मित्रों कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है, और उत्तराखंड का भी जो देशांतरीय विस्तार है वो 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। कहां से? पूर्वी देशांतर से। और पूर्वी देशांतर की बात करेगा तो ये वाला पार्ट, इसके पूरब में जो भी पार्ट है इधर वाला, ये पूर्वी देशांतर का पार्ट है। तो ये 77 डिग्री 34 मिनट से शुरू होकर चलता है मित्रों, और ये आता है 78 डिग्री 20 मिनट तक चलता है पूर्वी देशांतर पर। ये आपका क्या विस्तार है? इसका देशांतरीय विस्तार है ना। अब समझते हैं कि सर आखिर कौन कौन से ऐसे पार्ट है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जो इसके पूरब में आ जाते हैं। तो यदि मित्रों इसके पूरब की बात करेंगे स्थिति विस्तार में, तो सबसे इधर वाला जो जिला है वो उत्तरकाशी आता है। कौन सा जिला है? उत्तरकाशी, इसके पूर्वोत्तर वाले पार्ट में, है ना। सेकंड यदि बात करेंगे मित्रों, तो ये वाला जो पार्ट है वो आता है टिहरी गढ़वाल, देहरादून जनपद के पूर्वोत्तर वाले पार्ट में। यदि आप नीचे आएंगे मित्रों तो ये राजाजी वाला एरिया है, और ये पौड़ी गढ़वाल आ जाता है इसके इस साइड में, है ना। नीचे चलेंगे आप तो ये आपका हरिद्वार जिला आ जाता है, और इसके दक्षिण पश्चिम की यदि बात करें तो हरिद्वार जनपद आता है। यहीं पर बात करेंगे आप तो इसका जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला इसके दक्षिण पश्चिम में आ जाता है। कौन सा जिला? सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर इससे कनेक्ट करता है ना। अब हम बात करेंगे मित्रों इसके वेस्ट साइड में, ये इसके पश्चिमी में, तो आपकी टॉन्स नदी इसके पश्चिम में सीमा बनाते हुए दिखाई देती है, और इस तरह से इसके पश्चिमी भाग में टॉन्स नदी जो है इससे सीमा बनाती है ना। और यदि टॉन्स नदी की बात करें, इसके पश्चिम की बात करें, तो यहाँ पर हिमाचल राज्य है, और हिमाचल के 2 जिले हैं। पहला जिला आपका आता है सिरमौर जिला। कौन सा जिला? सिरमौर। और दूसरा आपका आ जाता है कौन सा जिला? शिमला। ये 2 ऐसे जिले हैं जो देहरादून से जो है सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश के, जबकि किन्नौर आपका केवल और केवल उत्तरकाशी से बाउंड्री बनाता है। तो ये स्थिति विस्तार मैंने आपको करवा दिया। अब बात करेंगे तो देहरादून के लगभग 50% भाग पर ये मध्य हिमालय की पहाड़ियां आती। कौन सा हिमालय मित्रों? तो मध्य हिमालय आ जाता है। कौन सा हिमालय? तो मध्य हिमालय। और आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है मध्य हिमालय, और यदि वो प्रश्न पूछता है कि निम्न में से उत्तराखंड में सबसे विशाल जो हिमालय है, सबसे ज्यादा एरिया में जो हिमालय है वो मध्य हिमालय है, और यही से प्रश्न निकालता है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो मिनरल या खनिज मिलता है वो आपका मध्य हिमालय के बेल्ट में ही मिलता है। यही से प्रश्न बोलता है कि देहरादून के अंतर्गत जो मध्य हिमालय है, इसके अंतर्गत ही जौनसारी जनजाति उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय किसका पार्ट है? मध्य हिमालय का, जो कि लॉकर कमेटी की सिफारिश पर 1965 के बाद 1967 में जिसे ट्राइबल समुदाय का दर्जा दिया था, और वो टॉपिक हम जनजातियों में कवर करेंगे, है ना। यहां से नीचे चलते हैं मित्रों। यहाँ तो नीचे हम जानते हैं कि लगभग पचवादुन वाले बेल्ट से लेकर और ऋषिकेश तक का जो एरिया है यहाँ पर फैला हुआ है शिवालिक। कौन सा क्षेत्र? तो शिवालिक वाला भाग फैला हुआ है। कौन सा मित्रों? तो शिवालिक, है ना। और यदि शिवालिक की बात करें, इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत बात करें, यदि आप जाने कि किस तरह से कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जब आता है इंडियन जियोग्राफी में, तो वहां हमें स्पष्ट व्याख्या मिलती है कि भारत से किस तरह तैतीस सागर समाप्त हुआ और किस तरह हिमालय का सबसे नवीनतम जो पार्ट है वो शिवालिक का निर्माण हुआ। और पाकिस्तान के पोटवार के पठार से लेकर ये श्रृंखला शुरू होती है और बिहार में कोसी नदी के तक जाती, जिसका लेंथ लगभग 1300 किलोमीटर है। इसको इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जब आपको क्लास देंगे जीएस की, वहां मैं मैपिंग से करवा दूंगा। तो इसके दक्षिण पश्चिम में आपका शिवालिक है, जिसको आप मैनाक पर्वत कहते हैं, जिसको आप शिव की भौहें कहते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा फॉसिल्स
होता है जहां 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। हिमालय का ऐसा पार्ट जहां सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो आपदा है वो आपका भूस्खलन है, लैंडस्लाइडिंग है। उससे सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया भी आपका क्या है, लघु हिमालय और शिवालिक वाला पार्ट है। इस पर चर्चा करेंगे वो उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक वाले टॉपिक पर। तो ये स्थिति मैंने बता दिया मित्रों आपको कि देहरादून जिले की अगर बात करें तो किस तरह से अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, कौन कौन से जनपद इसके चारों ओर बाउंड्री बनाते हैं, कौन से राज्य, हिमाचल और आपका उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला। आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट बात करते हैं इससे आगे। चलिए, तो इसके बाद बात कर रहे हैं इसके उपनामों के विषय में। अगली बात करते हैं मित्रों, स्थिति विस्तार जान लिया, स्थापना जान लिया। अब हम जानते हैं कि इस जिले के उपनाम क्या क्या रखे गए हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि इसे हम द्रोण नगरी कहते हैं। इसे मित्रों हम क्या कहते हैं, द्रोण नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऋषि द्रोणाचार्य महाभारत काल में, ये उत्तराखंड का, जब आप पौराणिक इतिहास जानेंगे, पौराणिक इतिहास का मतलब ऐसा इतिहास जो कथाओं में, आपके वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है, जिसके बारे में कोई भी प्रमाण आज तक प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए, उसको आप पौराणिक इतिहास कहते हैं। और पौराणिक इतिहास में यदि हम बात करेंगे तो महाभारत काल में, जब महाभारत का समय था, तो इस समय हमने देखा कि ये जो ऋषि द्रोणाचार्य थे, ये आपका जो है इस टपकेश्वर में, जहां पर अभी टपकेश्वर का मंदिर बना हुआ है, यहाँ इनकी कुटिया हुआ करती थी। और उसी कुटिया में ये जो है धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे। और इसीलिए देहरादून को हमने द्रोण नगरी कहा था, ऋषि द्रोणाचार्य की तपस्थली कहा था। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे तो अगली बात करेंगे कि सर इसको क्या कहते हैं, देहरादून के नाम से जानते हैं। और यदि हम देहरादून शब्द को संधि विग्रह या इसको तोड़ते हैं तो ये शब्द हमको मिलता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहले का अर्थ है डेरा और दूसरे का अर्थ है दून, है ना। और यदि हम इस शब्द के ऊपर चर्चा करें तो हम जानेंगे मित्रों कि किस तरह से ये शब्द बना, जिसका पहला नाम क्या था, डेरा, और सेकंड नाम हमें क्या मिलता है, दून। यदि हम डेरा शब्द के इतिहास को देखेंगे मित्रों तो भारत में सिखों के 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं सिख गुरु, 10 गुरु। और इन्होंने जहां जहां अपनी गद्दी स्थापित करी उन्हीं जगहों को सिख धर्म में क्या कहलाता है, डेरा। अर्थात जिस जगह को ये अपनी निवास स्थली, जहां पर ये रहते थे, उसी जगह को डेरा के नाम से संबोधित किया जाता था। होता क्या है मित्रों, यदि हम समझे तो 1676 ईस्वी में ये जो आपके जो है गुरु राम राय है, सिख गुरु कौन है, गुरु राम राय। ये गुरु राम राय औरंगजेब के दरबार से जो है कहाँ आ जाते हैं, श्रीनगर गढ़वाल में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं मित्रों, श्रीनगर गढ़वाल में। और इस समय हमने देखा कि श्रीनगर गढ़वाल में जो राजा है मित्रों, ये कौन है, फतेहपति शाह है। कौन है मित्रों, तो फतेहपति शाह, गढ़वाल का ऐसा राजा जिसके दरबार में नवरत्नों से सुशोभित उसका दरबार हुआ करता था। इतिहास में जानेंगे। श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह ने क्या किया, ये जो सिख गुरु है मित्रों, इसको देहरादून के इस क्षेत्र में, ये जो हमारा देहरादून है, यहाँ पर 3 गांव दान दिए थे। कितने गांव दान दिए मित्रों, तो 3 गांवों को दान स्वरूप दिया था। और इन गांवों में यदि बात करेंगे, पहले गांव का नाम है क्या, खुड़बुड़ा। पहला जो गांव दिया था मित्रों वो क्या था, खुड़बुड़ा। दूसरा जो गांव था वो क्या था, राजापुर। और तीसरा जो गांव था वो क्या था, चामासारी। तो इन 3 गांवों को दान में दे दिया सिख गुरु को, देहरादून क्षेत्र में राम राय को। और कहते हैं इतिहासकार कि इसके बाद श्रीनगर से ये जो सिख गुरु राम राय है, ये देहरादून क्षेत्र की ओर आए और इन्होंने जो है डेरा डाला देहरादून में, है ना। तो इसी सिख गुरु के डेरा डालने से ही ये जो पहला शब्द मित्रों हम पढ़ते हैं, इसका डेरा से ही बना था आपका क्या, देहरा, है ना। अब यदि हम यहां से आगे चले तो हम देखेंगे कि 1687 ईस्वी में ये जो है 1687 ईस्वी में मृत्यु हो गया था देहरादून क्षेत्र में ही, किसका, गुरु राम राय का। किसका मित्रों, तो गुरु राम राय। और यदि आप उत्तराखंड की जो पुस्तक है वाणी पढ़ रहे मित्रों, वहां थोड़ा सा ये फैक्ट गलत दिया है, कृपया इसको आप सुधार ले। 1699 उसमें दिया गया, जबकि 87 में गुरु राम राय का मृत्यु हो जाता है। और इसके बाद इनकी जो पत्नी है, इनका नाम पंजाब कौर होता है। क्या होता है मित्रों, तो पंजाब कौर। तो ये जो पंजाब कौर होती है वो अपने पति की स्मृति में, ध्यान रखिएगा मित्रों, 1699 ईस्वी में देहरादून क्षेत्र में एक गुरुद्वारा का निर्माण करने की योजना बनाती है। और इसका निर्माण कार्य शुरू करती है कब, 1699 में, जो कि मुगल शैली में बना हुआ एक गुरुद्वारा है। इसकी शैली क्या है मित्रों, तो मुगल शैली में बना हुआ एक क्या है, गुरुद्वारा है, जो कि 1707 ईस्वी में बनकर तैयार हो जाता है। और यहीं पर हम अभी जानते हैं कि यहीं पर वो झंडा
मेला का आयोजन किया जाता है, किसकी स्मृति में? गुरु राम राय की स्मृति में। निर्माण करवाया उनकी पत्नी पंजाब कौर के द्वारा। शैली है मुगल शैली में बना हुआ। निर्माण कार्य शुरू हुआ 1699 में और बनकर तैयार हुआ मित्रों 1707 में। तो डेरा शब्द के पीछे ये पूरा के पूरा इतिहास आता है। सिख गुरु राम राय का डेरा यहाँ पर डाला गया था। अब दूसरा जो शब्द है मित्रों वो क्या है? दून है। इसको भी समझते हैं। यदि आप जियोग्राफी के अंतर्गत जाएंगे तो दो शब्द आते हैं मित्रों ज्योग्राफी में, एक होता है दून और सेकंड होता है आपका क्या? द्वार, है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दून शब्द पर। कभी भी आप जियोग्राफी के अंदर जानिएगा कि दून क्या होते हैं, तो एक तरफ आपका क्या है? मध्य हिमालय। एक तरफ कौन सा पार्ट है मित्रों? मध्य हिमालय। और दूसरी तरफ आपका क्या है? शिवालिक हिमालय। सेकंड पार्ट आपका क्या है? शिवालिक हिमालय आता है। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो ये प्लेन और चौरस मैदान है मित्रों, ये जो प्लेन मैदान आते हैं ये वाले, इन्हीं को जियोग्राफी में क्या कहते हैं? दून कहते हैं। तो रटो नहीं कभी भी चीजों को, इसको समझिए कि क्या होता है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच के ऐसे चौरस या समतल मैदान इनको हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं, ठीक है ना। और यदि उत्तराखंड में दूनों की बात करेंगे मित्रों, तो उत्तराखंड में लगभग जो है 8 दून ऐसे हैं जो चर्चित है, बार बार आपको पेपर में आते हैं। जिसमें पहला जो दून आप पढ़ते हैं वो आपका है हर की दून। कौन सा दून मित्रों? हर की दून। और ये कहाँ है? उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है ना। उत्तरकाशी में जब हम गोविंद नेशनल पार्क के ऊपर बात करेंगे, जो रुपिन या सुपिन नदी के बीचों बीच वाला पार्ट है, तो सबसे पहला दून आपका हर की दून, ये कहाँ है मित्रों? उत्तरकाशी में। सेकंड दून आप पढ़ते हैं पचवा दून, और ये आपका कहाँ आता है? देहरादून के विकास नगर वाले बेल्ट को आप क्या कहते हैं? पचवा दून। तीसरा दून आप क्या पढ़ते हैं मित्रों? देहरादून। और ये जो देहरादून है ये आप देखते हैं मित्रों तो आसन नदियों के साथ साथ ये जो यमुना आसन तंत्र है इसके ऊपर बसा हुआ है, जो कि यूके SSSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और देहरादून की बात करें तो ये 75 किलोमीटर लंबा एक बेल्ट है, चौड़ाई में एक बेल्ट है, और जो आपका बासमती चावल इन सब के लिए फेमस है। चर्चा करेंगे जब उत्तराखंड का भौगोलिक भाग पढ़ेंगे। इसके बाद आप पौड़ी गढ़वाल चलते हैं तो आप पढ़ते हैं मित्रों पौड़ी का चौखम दून। कौन सा दून पढ़ते हैं? चौखम दून। और ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। फिर आप पढ़ते हैं पौड़ी का कौन सा दून? तो आपका जो है कोठार दून पढ़ते हैं, और ये भी आपका कहाँ आता है? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत। फिर आप चलते हैं मित्रों तो इसके बाद छठा जो दून पढ़ते हैं ये आप नैनीताल में आते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच एक दून आता है जिसको आप क्या कहते हैं? पातली दून। कौन सा दून मित्रों? तो पातली दून नैनीताल में आ जाता है। फिर आप पढ़ते हैं मित्रों 7वें नंबर पर ये आता है आपका कोटा दून, और कोटा दून भी आपका कहाँ है? नैनीताल के अंतर्गत आता है। कहाँ है? नैनीताल में। और फिर आप पढ़ते हैं 8वां दून, और ये आपका नंदौर दून आता है। और नंदौर दून आपका ट्राई जंक्शन पॉइंट पर है, इधर चंपावत है, इधर नैनीताल है, इधर उधम सिंह नगर है ना। तो ऐसी जगह पर आपके नंदौर दून है। इस प्रकार से उत्तराखंड में मूलतया कितने दून आते हैं? 8 दून आते हैं। दून ऐसे एरिया होते हैं मित्रों, अगर आप जियोग्राफिकल वे में देखेंगे तो एक तरफ मध्य हिमालय का चक्राता वाला पहाड़ और दूसरी तरफ आपका शिवालिक का रेंज विकास नगर के सामने, इसके बीच विकास नगर बसा हुआ है जिसको पचवा दून आप कहते हैं। तो बिल्कुल इजी बनाना है इसको, है ना। दूसरा हम बात करते हैं द्वार के ऊपर। दून के बाद जियोग्राफी में एक और शब्द आपके लिए मित्रों मिलेगा जिसका नाम क्या है? द्वार कहते हैं जियोग्राफी में। द्वार ऐसे एरिया होते हैं जिसके एक तरफ तो कोई भी माउंटेन मैसिफ या कोई भी रेंज होगा, विशेषकर शिवालिक के सामने ही ये द्वार आगे शुरू होते हैं, और दूसरी तरफ आप जितना दूरी तक जाएंगे ना मित्रों ये पूरा के पूरा समतल मैदान आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? समतल मैदान मिलेगा। तो ये किसका डेफिनेशन है? द्वार का। और ऐसे क्षेत्र में जो भी शहर बसे होंगे, जैसे आप पढ़ते हैं मित्रों पहला हरिद्वार के बारे में पढ़ते हैं तो हरि का द्वार, द्वार जो शब्द है देखो, हरिद्वार से आप उत्तर प्रदेश के बिजनौर कहीं भी चले जाइए, आगे का जो एरिया है वो पूरा समतल है और बैक में इसके शिवालिक का रेंज है, तो ये हरिद्वार हो गया। और हरिद्वार को ही मित्रों हम उत्तराखंड का द्वार भी कहते हैं। उत्तराखंड राज्य का क्या कहते हैं? द्वार। यहीं पर आप पढ़ते हैं मित्रों तो कोटद्वार को आप क्या कहते हैं? गढ़वाल का एंट्री गेट कहते हैं। और काठ गोदाम को क्या कहते हैं? तो आप जो है कुमाऊं का एंट्री गेट कहते हैं ना। ये जो आपका द्वार का डेफिनेशन बनता है। तो दून और द्वार को समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मित्रों यहाँ पर किसकी? दून और द्वार वाले इसके नामकरण के बारे में जान रहे थे कि क्या क्या इसके नाम दिए गए हैं, है ना। क्या हो गया?
चलिए हम बात कर रहे थे, हमने पढ़ा था मित्रों द्रोण नगरी के इतिहास के विषय में, देहरादून के बारे में जान लिया कि कौन कौन से इसके उपनाम रहे हैं। फिर अगला बात करेंगे वन नगर, अत्यधिक वनों की स्थिति के कारण सैनिक नगर मित्रों, आईएमए की उपस्थिति, लीची उत्पादन की वजह से लीची नगर, शिव की राजधानी। ये पढ़ेंगे मित्रों की ये जो टॉम कार्यट था जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार क्षेत्र में आएगा और इस क्षेत्र को जो है शिव की राजधानी और पृथ्वीपुर समझेंगे, ऐतिहासिक नाम इसका है ना। यहाँ से आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद देहरादून जनपद का सामान्य परिचय हम बात करें मित्रों, इसके बेसिक इंट्रो पर अगला जो हमारा टॉपिक रहना है वो है सामान्य परिचय। किसी भी जिले का बेसिक इंट्रो क्या है इन पर चर्चा करेंगे, है ना। सामान्य परिचय में हम जानते हैं सबसे पहले देहरादून जनपद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों इसमें किसके ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3088 वर्ग किलोमीटर है। कितना है मित्रों, तो 3088 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल में उत्तराखंड में बात करेंगे तो 7वां रैंक है, जिसको आपने जो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देना है कि क्या रैंक है, केवल टोटल आप क्षेत्रफल समझिए। यहाँ से प्रश्न जो आपका बनना है, यहीं पर आपने लिखा है मित्रों कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो भारत का लगभग क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट एरिया लिया हुआ है, 2.3%। और इंडिया की बात करेंगे मित्रों तो विश्व में एरिया के हिसाब से कौन सा रैंक रखता है आपका, 7वां रैंक रखता है ना। तो आपको टॉप 6 देश हमेशा पता होना चाहिए एरिया में वर्ल्ड के कौन कौन है। तो पहला आप रसिया पढ़ते हैं, फिर आप कनाडा पढ़ते हैं, फिर आप चाइना पढ़ते हैं, फिर आप यूएसए पढ़ते हैं, फिर आप ब्राजील पढ़ते हैं। ब्राजील ऐसा देश जो जनसंख्या में भी 5वां रैंक रखता है और एरिया में भी 5वां रैंक रखता है, जो अभी लास्ट टाइम के जीएस में क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया है ना। इसके बाद हम आगे चलेंगे, छठा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का रैंक आता है किसमें, एरिया में। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल मित्रों 53,483 वर्ग किलोमीटर आता है। कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। और यदि आप इसको कंपेयर करेंगे मित्रों भारत के क्षेत्रफल से, भारत के क्षेत्रफल में यदि आप कंपेयर करेंगे तो टोटल इंडिया के क्षेत्रफल का लगभग आप कितना लिए हुए हो, तो 1.69%। ये जो देश है हमारा मित्रों भारत को, इसके विषय यदि पूछा जाए कि इस टोटल इंडिया का जो यदि एरिया लिया जाए तो भारत का कुल कितना परसेंट उत्तराखंड लिया हुआ है, तो ये जो एरिया है मित्रों ये 1.69% एरिया लेकर जो है उत्तराखंड आता है भारत में, है ना। और इस एरिया में इसका रैंक आपके लिए पूछेगा तो कौन सा बन जाएगा, तो 19वां रैंक बन जाएगा। कौन सा मित्रों, तो 19वां, है ना। अब क्षेत्रफल में उत्तराखंड के 4 राज्यों, 4 बड़े जिले बात करेगा तो मित्रों यदि आप यूके ट्रिपल एससी दे रहे हैं तो आप लिखेंगे किसको, फिर आप बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी में उत्तरकाशी सबसे बड़ा जिला है। और यदि आप यूके पीसीएस दे रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है, चमोली, जो आपका 8,030 वर्ग किलोमीटर एरिया रखता है। कितना, 8,030, है ना। तो सबसे बड़ा चमोली है, फिर उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़ है 7,090 7090, और फिर 5,329, या मित्रों किसी पुस्तक में 5,330 दिया होगा, ये पौड़ी गढ़वाल का रैंक आता है। यदि सबसे छोटे 4 जिले पूछे तो सबसे छोटा जो उत्तराखंड में एरियाज में है वो आपका चंपावत है, और 1766 वर्ग मीटर का एरिया लेकर ये उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। देन आपका रुद्रप्रयाग आता है 1984 वर्ग किलोमीटर, फिर मित्रों आपका बागेश्वर आता है 2246 वर्ग किलोमीटर, और फिर हरिद्वार का आता है 2360 वर्ग किलोमीटर। तो 4 सबसे बड़े में चमोली, देन आपका उत्तरकाशी, देन आपका पिथौरागढ़, देन आपका पौड़ी गढ़वाल, सबसे छोटे में चंपावत, देन आपका उसके बाद जो है रुद्रप्रयाग, फिर आपका बागेश्वर और हरिद्वार, ये 4 जिले रैंक रखते हैं। और देहरादून जनपद का जो क्षेत्रफल है वो 3088 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं अगले डाटा की। अगला जो है वो हम बात करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर। किसके ऊपर मित्रों, तो देहरादून जनपद की जनसंख्या के ऊपर, है ना। और यदि हम जनसंख्या के डाटा को देखें तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये जो डाटा है हमारा देहरादून की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 16,96,694 व्यक्ति देहरादून जिले में रहते थे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 2021 का सेंसस अभी तक आया नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से आंकड़े थोड़े से लेट हैं, है ना। तो इसके अभी हम जानेंगे कि देहरादून में 2011 में कितने लोग रहते थे, 16,96,694, और उत्तराखंड की पॉपुलेशन में इसका कौन सा स्थान आता था, दूसरा स्थान आता था, है ना। यदि हम बात करें उत्तराखंड की जनसंख्या तो कितनी है मित्रों, 1,86,292 व्यक्ति रहते थे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। यदि हम बात करें भारत की
जनसंख्या तो लगभग 1 अरब 21 करोड़, जो कि विश्व की जनसंख्या का कितना है 17.70% भारत में रहता था 2011 में, है ना। इसके बाद अभी जो डाटा है उसमें लगभग 2027 या 2030 में आप दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बनने वाले हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का 20वां स्थान आता है भारत की जनसंख्या में। और उत्तराखंड में कुल कितने परसेंट रहती है, ये अच्छा डाटा है मित्रों, इसको याद रखिएगा। यदि आपसे UKSSC ने प्रश्न पूछा है, किसने, UKSSC ने, तो फिर आपको लगाना है कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.84% उत्तराखंड में रहता है। और यदि ये टोटल पॉपुलेशन अंतिम डाटा पूछेगा तो ये मित्रों आता है 1 करोड़ लगभग जो है 86,292 व्यक्ति, जो कि कई बार आपके पेपरों में पूछी गई कि कुल जनसंख्या कितनी थी उत्तराखंड की। और भारत की जनसंख्या से कंपेयर करें तो 0.84%। और यदि आप UKPSC का पेपर दे रहे हैं तो यहीं से मित्रों आपको डाटा मिलेगा 0.83%। इन दोनों के लिए अवेयर रहें आप, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता है आपका, है ना। तो वही वो लिख रहा है कि कुल कितना है 84% है। अब बात करेंगे पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है उत्तराखंड के जिलों की, वो किसकी है, तो हरिद्वार में 18,90,000 या मित्रों कहीं पर 92,000 भी लिखा होगा, है ना। थोड़े से डाटा नीचे ऊपर आपको मिलेंगे ही उत्तराखंड के, 18,90,000 या 92,422 लोग। इसके बाद देहरादून में रहते हैं, अभी पढ़ा था 16,96,694 लोग देहरादून जिले में रहते हैं और ये उत्तराखंड में दूसरा स्थान रखता है पॉपुलेशन में। उधम सिंह नगर में 16,48,902 लोग रहते हैं और ये पॉपुलेशन में उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और नैनीताल में मित्रों 9,54,605 लोग रहते हैं और इस डाटा के साथ ये उत्तराखंड में 4th रैंक रखता है। तो एक बार फिर समझेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हरिद्वार का, देन आपका देहरादून का, फिर आपका उधम सिंह नगर का और फिर आपका नैनीताल जिले का। सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जनपद की है, 2,42,285, कहीं पर 2,43,000 आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद चंपावत में रहते हैं 2,59,648, कहीं पर मित्रों 2,58,000 दिया गया है। तीसरे पर बागेश्वर है 2,59,898, लगभग 200-250 लोग बागेश्वर में ज्यादा रहते हैं चंपावत से। और फिर चौथे नंबर पर किसका आता है, उत्तरकाशी का, 3,30,086 लोग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या में जब भी आप पेपर में बैठते हैं वो ध्यान रखते हैं, सबसे कम में पहला रैंक किसका आ गया, रुद्रप्रयाग, फिर किसका है चंपावत का, फिर किसका है बागेश्वर का, फिर किसका है उत्तरकाशी का। तो आगे चलते हैं मित्रों जनसंख्या वाले कॉन्सेप्ट से, अगला डाटा समझते हैं यहाँ का। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को यदि आप समझेंगे तो किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के, किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल को जब हम क्या करेंगे मित्रों, कुल एरिया को हम क्या करेंगे, वहां की जनसंख्या से डिवाइड करेंगे, वहां की जनसंख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कुल एरिया को वहां की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो वो जो निकल कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा, है ना। और यदि हम बात करें देहरादून जनपद के जनसंख्या घनत्व की, तो ये जो जनसंख्या घनत्व ये आपका 549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, किस जिले में, देहरादून में। और यदि हम बात करेंगे मित्रों जनसंख्या घनत्व के डाटा की, तो हम भारत का यदि जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो वर्तमान में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में रहते हैं। और इसी के साथ भारत का सबसे डेंस जो राज्य है वो दिल्ली है, जहां 11,000 लोग प्रति वर्ग में रहते हैं। और भारत के राज्यों की बात करेगा तो बिहार में 1101 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये सब डाटा भारत के सेंस में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का है, जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, है ना। यदि हम उत्तराखंड की बात करेंगे मित्रों तो उत्तराखंड में देहरादून जनपद का आपने देख लिया 549 है जनसंख्या घनत्व। और इस देहरादून जिले की यदि बात करेंगे मित्रों, उत्तराखंड की बात करेंगे आप, तो यहाँ हम समझेंगे कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये हमारा किस जिले का है, हरिद्वार का। और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जो आपका ये बनता है, इसमें 801 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 801। और सबसे ज्यादा डेंस बसा हुआ जिला है उत्तराखंड का। सेकंड रैंक में हम पढ़ते हैं मित्रों उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर का जनसंख्या घनत्व हम पढ़ेंगे तो इसका भी प्रति वर्ग है 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। और फिर इसके बाद आपने देखा कि देहरादून का 549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
और नैनीताल की यदि बात करेंगे तो नैनीताल में 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो अगर बात करेंगे उत्तराखंड की तो 4 जिले जो सबसे डेंस है, पहला है हरिद्वार, दूसरा है आपका उधम सिंह नगर, तीसरा देहरादून, चौथा नैनीताल। ये चारों के चारों आपके लिए बन गए। अब मित्रों प्रश्न आएगा विश्व का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? तो विश्व का 61 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में अभी वर्ल्ड में रहते हैं। यदि बात करेगा भारत का तो 382, मैंने आपको ओरली बोल ही दिया था। यदि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व का बात करेगा तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड में रहते हैं और इस आधार पर यह भारत में 25वां रैंक रखता है। कौन सा रैंक रखता है? तो 25वां रैंक। आगे बढ़े, ये हमने पढ़ ली सबसे ज्यादा डेंस हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल, ये बढ़ते हुए क्रम में आपने पढ़ा। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी की यदि बात करेगा तो सबसे कम में आता है उत्तरकाशी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलते हैं। उसके बाद चमोली 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसके बाद पिथौरागढ़ 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और फिर आपका बागेश्वर 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी का है, सबसे ज्यादा हरिद्वार का है और इस क्रम में आपको इनका सीक्वेंस मिलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं अगले डाटा पर। अगला जो है लिंगानुपात है। क्या है मित्रों? नेक्स्ट डाटा तो आपका लिंगानुपात है ना। और लिंगानुपात से यदि आपको लिंगानुपात के बारे में जानना है तो किसी भी क्षेत्र में 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं की संख्या रहती है, इन्हीं महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाता है ना। और लिंगानुपात की बात करेंगे मित्रों तो हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड का, भारत का जो लिंगानुपात है, यदि भारत का पूछेगा तो भारत में 940 महिलाएं हैं और 940 महिलाओं के पीछे कितने पुरुष है बेटा? 1000 पुरुष है। यदि उत्तराखंड का लिंगानुपात पूछेगा आपको औसत रूप से तो उत्तराखंड में 963 महिलाएं हैं, कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर, है ना। यदि आप आगे चलेंगे यहाँ से जानेंगे कि सर उत्तराखंड के 4 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, तो पहला सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? अल्मोड़ा का। और अल्मोड़ा में 1139 महिलाएं रहती हैं 1000 पुरुषों पर, जिसका सीधा सा मतलब है कि अल्मोड़ा महिला शासन ज्यादा चलता है ना, महिलाएं ज्यादा हैं पुरुष कम है। और इस रैंक के आधार पर अल्मोड़ा भारत में दूसरा जिला है जहां का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। भारत का कौन सा जिला? दूसरा। यही पर प्रश्न आता है कि सर भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये माहे है और माहे पांडिचेरी का एक हिस्सा है जो केरल राज्य के अंतर्गत आता है। और माहे में यदि आपको पूछेगा डाटा क्या है तो सर 1186 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। सोचिए जरा, 1186 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ये केरल का माहे जिला भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है। 2011 के सेंसस के ये डाटा है, जबकि अल्मोड़ा सेकंड रैंक रखता है इंडिया में 1139 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। और यदि भारत के सेंस में आपको तीसरा भी जानना है मित्रों तो ये आपका केरल का एनोर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ 1136 महिलाएं हैं। कितने मित्रों? 1136 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर। ये तो मैंने आपको बता दिया एवरेज जो क्वेश्चन आपको जानने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ जाना कि देहरादून का कितना है? 902 है। कितना? 902 है ना। 1000 महिलाओं पर कितने, जो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं देहरादून में? तो 902। और इसका 12वां स्थान आता है उत्तराखंड में लिंगानुपात में और सबसे कम में दूसरा स्थान आता है ना। अब हम जानेंगे विश्व का लिंगानुपात कितना है। तो मित्रों देखिएगा, विश्व में जब भी लिंगानुपात को काउंट करते हैं तो यहाँ महिलाओं की संख्या के ऊपर पुरुषों को काउंट किया जाता है। तो 100 महिलाओं के पीछे 101.68 पुरुष का औसत दुनिया में आता है। ये विश्व का लिंगानुपात है और बड़ा अच्छा प्रश्न आपके लिए बनेगा जब ये जीएस में आपसे पूछेगा, क्योंकि विश्व में आप महिला के ऊपर पुरुष को काउंट करते हैं ना। भारत का लिंगानुपात मैंने अभी कह दिया 940 है, उत्तराखंड का 963 1000 पुरुषों के ऊपर है और लिंगानुपात के आधार पर 13वां स्थान आता है उत्तराखंड का। भारत में बड़ा शानदार प्रश्न है, 1 या 2 बार रिपीट है ये डाटा कि इंडिया में कौन सा रैंक रखते हैं आप लिंगानुपात में, है ना। अब फटाफट से क्रम जानते हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा का 1139 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग का 1114 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, फिर आप देखेंगे पौड़ी गढ़वाल का 1103 महिलाएं 1000 पुरुषों पर और फिर आप देखेंगे बागेश्वर का 1090 महिलाएं
हैं 1000 पुरुषों पर। ये 4 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। 4 सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य देखेंगे तो सबसे कम हरिद्वार का लिंगानुपात है, जहां 880 महिलाएं रहती है 1000 पुरुषों पर। यानी कि यदि उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहा जाए तो आप आसानी से हरिद्वार से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात है पुरुषों के ऊपर, सबसे कम महिलाएं हरिद्वार में है। देहरादून के अंतर्गत देहरादून का है 902 1000 पुरुषों पर, और ये उत्तराखंड में दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। उधम सिंह नगर का है 920 1000 पुरुषों पर, ये तीसरा सबसे कम लिंगानुपात का है। और नैनीताल का है 934, ये चौथा सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या है आपका जिला है उत्तराखंड का, है ना। हमने जाना मित्रों कि सबसे ज्यादा अल्मोड़ा, उसके बाद आपका कहाँ का रुद्रप्रयाग का, फिर आपका कहाँ का पौड़ी का, फिर आपका कहाँ का बागेश्वर का। सबसे कम में आपने जाना कि सबसे कम किसका है हरिद्वार का, फिर देहरादून का, फिर उधम सिंह नगर का और फिर नैनीताल का। और यही डाटा आपने लेकर चलना है अपने साथ। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात माहे पांडुचेरी मैंने बता दिया मित्रों आपको। उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात बड़ा अच्छा प्रश्न है मित्रों। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो लिंगानुपात निकालते हैं कि कितने बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं, तो इनको हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। उत्तराखंड का 890 है प्रति 1000 बालकों के ऊपर। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को इसमें लिया जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला मित्रों अल्मोड़ा है, जहां 922 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर। और सबसे कम आपका पिथौरागढ़ है, जहां 816 बालिकाएं हैं 1000 पर। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है यूके ट्रिपल एससी में। उत्तराखंड का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो पिथौरागढ़ है, और सबसे ज्यादा कौन है अल्मोड़ा है। और साथ में भारत का शिशु लिंगानुपात, तो भारत में औसत रूप से 919 बालिकाएं हैं 1000 शिशुओं के ऊपर, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट डाटा देखते हैं आगे क्या है। अगली बात करते हैं मित्रों किसकी, लिंगानुपात आपने कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर। अगली जो बात है वो है लिटरेसी रेट की, साक्षरता की, है ना। तो जब भी भारत में साक्षर की बात किया जाए मित्रों, पहली बात समझ लीजिएगा कि भारत का वो व्यक्ति जो 7 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है और भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से 8वीं अनुसूची में जो आपका 22 लैंग्वेज है, इनमें से किसी एक भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना लिखना और बोलना आता है, वो व्यक्ति भारत में क्या कहलाता है मित्रों, साक्षर कहलाता है। ये भारत में साक्षरता का मानक है। ऐसा व्यक्ति भारत में क्या कहलाएगा, साक्षर। तो साक्षर की उम्र क्या है इंडिया में, 7 ईयर, याद रखना। जीएस का क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है, डन है ना। अब यदि इस आधार पर देखें मित्रों, तो देहरादून या इस जिले की जो साक्षरता है इसको समझ लेते हैं कि देहरादून की साक्षरता, तो देहरादून की साक्षरता 84.25% है। और उत्तराखंड का सबसे पढ़ा लिखा जो जिला है मित्रों वो कौन है, तो देहरादून ही है। सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की, देहरादून की। यहीं पर हम जानते हैं कि देहरादून की पुरुष साक्षरता कितनी है, 89.40, और महिला साक्षरता कितनी है, 78.54, है ना। उत्तराखंड का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला भी जो जिला है मित्रों वो आपका देहरादून है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता किस जिले की, देहरादून की। सबसे कम महिला साक्षरता किसकी है मित्रों, तो उत्तरकाशी की। तो सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी की है, जो कि आपका 62.35% है, और देहरादून की आपकी 79% है ना। यहीं पर पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो लगभग 94% के साथ पहला जो स्थान पुरुष साक्षरता में है वो रुद्रप्रयाग का आता है। और जो सबसे कम जो है पुरुष साक्षरता है मित्रों वो 81% के साथ हरिद्वार जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता है, जो कि कॉमन क्वेश्चन चलते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि भारत की साक्षरता लगभग 74.04%, उत्तराखंड की लिटरेसी रेट 78.82, जिसमें पुरुष साक्षरता है 87% और महिला है लगभग 70 या 70.07%, है ना। इसके बाद साक्षरता के आधार पर उत्तराखंड भारत में 17वें स्थान पर आता है। ये डाटा आपके लिए पूछा जाता है। अब बात करते हैं वो 4 सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिले देहरादून उत्तराखंड के कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा अभी पढ़ा आपने कि देहरादून है, फिर रैंक आता है नैनीताल का, फिर चमोली का, और फिर आता है पिथौरागढ़ का। और जो सबसे कम में मित्रों सबसे अनपढ़ जिला आप कह सकते हैं उत्तराखंड का, वो उधम सिंह नगर है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए बना है। 73.10% जो लोग वो उधम सिंह नगर के पढ़े हैं। हरिद्वार में भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, हरिद्वार का भी 73.43% लोग ही पढ़ा लिखा है। इसके बाद उत्तरकाशी 75.81 और
टिहरी गढ़वाल 76.36 के साथ है ना। उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता मित्रों मैंने ऊपर करा दिया, रुद्रप्रयाग की है, सबसे कम हरिद्वार की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून जनपद की है और सबसे कम महिला साक्षरता आपका उत्तरकाशी की है। सबसे कम पुरुष नहीं मित्रों, इसको महिला करिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो है दशकीय वृद्धि दर, 10 सालों में जनसंख्या में जो वृद्धि होता है उसको हम क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि दर। देखो मित्रों, यदि बात करेंगे 2001 में तो उत्तराखंड में लगभग 84 लाख लोग रहते थे। कितने? 84 लाख। वहीं पर ये पॉपुलेशन 10 सालों में हम आगे गए तो ये बढ़कर हो गई 1 करोड़। इसको हम पढ़ते हैं मित्रों 1 करोड़ 86,000 और 292 लोग। कितने लोग हो गए? 292। 1 करोड़ 86,292 लोग यहाँ पर हो गए कब? 2011 में। तो लगभग कितना लोग बढ़े? 16 लाख लोग बढ़े। कहाँ? देहरादून में। और ये जो 16 लाख लोग बढ़े ना, इसी को हम क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। डन है ना। इसमें देहरादून की दशकीय वृद्धि की बात करेंगे मित्रों तो आप जानेंगे कि देहरादून की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 32.33 है और इसके साथ इसका उत्तराखंड में दूसरा स्थान आता है। अर्थात 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले का बढ़ा है तो वो रैंक आता है। इसमें थोड़ा सा भारत का डाटा समझ लेते हैं। भारत की दशकीय वृद्धि दर, उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर 18.81, भारत की 17.70। उत्तराखंड के सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं, सबसे ज्यादा लोग कहां बढ़े तो ये बढ़े मित्रों आपके कहां? उधम सिंह नगर में। और 10 सालों में लगभग 33.43% या 45% लोग बढ़े। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी किसकी तो देहरादून जनपद की। और यहाँ भी कम नहीं है, 32.33% लोग यहाँ भी बढ़े इन 10 सालों में, ठीक है ना। इसके बाद हरिद्वार का जो रहा वो रहा 30.63% और हमने देखा कि 10 सालों में लगभग 30% लोग हरिद्वार में भी बढ़े और नैनीताल में बढ़े 25.13%। तो ये 4 सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। अब ऐसे जिले जहां जनसंख्या कम हुई, ये मित्रों आपका सबसे ज्यादा जो जनसंख्या कम हुआ वो कहां रहा? पौड़ी गढ़वाल में। और पौड़ी गढ़वाल में अगर हम देखेंगे 10 सालों में तो मित्रों कम से कम 10,000 लोग कम हुए थे। कितने लोग कम हुए थे? 10,000। 2001 से 2011 तक की जनसंख्या देखी तो लगभग 10,000 लोग पहले की अपेक्षा कम हो गए और इसी को हम कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि दर -1.41%। इसके बाद सेकंड बात करेंगे तो अल्मोड़ा में भी मित्रों हम देखेंगे इन 10 सालों में लगभग 8,000 लोग घट गए थे और जब हमने परसेंटेज में निकाला तो -1.28, यानी कि पहले 2001 की अपेक्षा जनसंख्या और कम हो गया यहाँ का। इसके बाद पहली जो पॉजिटिव वृद्धि देखा हमने वो टिहरी में हुआ और यहाँ बढ़ी थी 2.35% पॉपुलेशन लास्ट टाइम 2001 की अपेक्षा और बागेश्वर में बढ़ी 4.18%, है ना। तो यहाँ से 2 प्रश्न चलते हैं, सबसे ज्यादा सबसे कम, आपको डाटा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। अगला बात करते हैं नगरीय जनसंख्या के ऊपर। कौन सी जनसंख्या? जो सिटी का पॉपुलेशन है मित्रों, है ना। और इस पर बात करेंगे कि आखिर किस जिले में कितने लोग जो है शहरों में निवास करते हैं। तो देहरादून जिले की जो नगरीय जनसंख्या है वो आपका है 9,41,941 व्यक्ति, है ना। और सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो आपका कौन है? देहरादून है ना। और देहरादून जिले की बात करेंगे तो लगभग यहाँ के 55% लोग ऐसे हैं जो कहाँ निवास कर रहे हैं? नगरों में। तो सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? देहरादून है। उत्तराखंड का भारत में नगरीकरण में स्थान 20वां स्थान आता है यदि नगरीकरण में बात किया जाए, है ना। 2011 की जनसंख्या में लगभग 30.23% जनसंख्या उत्तराखंड की कहाँ रहती? नगरों में। और लगभग 70% लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में। तो सीधा सा प्रश्न है कि कितनी परसेंट जनसंख्या नगरों में है? 30% और 70% अभी भी उत्तराखंड की पॉपुलेशन कहाँ निवास कर रही है? गाँव में, है ना। जबकि यही से एक और प्रश्न बनता है जिसमें डाउट नहीं करना है कि उत्तराखंड का कितना परसेंट पार्ट आज भी पर्वतीय है? तो 86 या 87 पार्ट आज भी पर्वतीय है और लगभग 12, 12.5 या 13% हिस्सा अभी उत्तराखंड का क्या है? मैदानी है। ये अलग है, ये अलग है। डन है ना। इसके बाद सबसे कम नगरीकरण कहाँ हुआ? बागेश्वर के अंतर्गत। और यदि बात करें उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में रहती है तो
हरिद्वार में रहती है ना। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करा दूं, यहाँ समझ लीजिएगा। देखो क्वेश्चन आपने गलत नहीं लगाना है। पहला आपने पढ़ा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला जिला कहाँ है, आखिर सबसे ज्यादा नगरों में कहाँ रहते हैं लोग, तो ये आपने पढ़ा कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, देहरादून। और देहरादून की सर 55% पॉपुलेशन आपका कहाँ निवास करती है, नगरों में, है ना। सेकंड आपने पढ़ा सर कि उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम में पूछेगा तो परसेंटेज में हम देखेंगे तो बागेश्वर एक ऐसा जिला है जहां के मात्र 3.5 या 4% लोग शहरों में रहते हैं और बागेश्वर की 96% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा गांव में कहां रहते हैं, बागेश्वर में, है ना। अब यही से उसने प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड का वो जिला जहां सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण जनसंख्या है मित्रों, तो इसमें आपने हरिद्वार लगाना है। क्या लगाना है, हरिद्वार। जब परसेंटेज ना पूछे आपसे, पॉपुलेशन सीधा पूछे वो, तो हरिद्वार के 11 लाख लोग आज भी ऐसे हैं मित्रों 19 लाख में से जो आपके कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार में, परसेंटेज में बागेश्वर में। यहां थोड़ा सा आप डाउट कर जाते हैं। तो चलिए आज का जो है सेशन, आपका आज की जो क्लास है मित्रों, ये देहरादून जिले की जो है कंप्लीट होती है ना। आप जो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या क्या इन क्लासेज में हमने चेंजेस करना है और आपको किस तरह की इस क्लास जो है लग रही है, आप जरूर अपने कमेंट लिखें। चलिए धन्यवाद।